श्री राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश कुमार आपके लिए हिंदी क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम वर्णमाला का सामान्य अध्ययन करेंगे। वर्णमाला वर्णमाला जो है, इसका शाब्दिक अर्थ अपन निकालते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है वर्णों की माला। वर्णों की माला। जिस प्रकार मोतियों की माला होती है, उसी प्रकार एक वर्णों की भी माला होती है, और उस वर्णों की माला को हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। इन दो प्रकार के वर्णों से मिलकर के एक वर्णमाला का निर्माण होता है। सबसे पहले ये जो वर्णमाला है, ये हमारी हिंदी व्याकरण की या संस्कृत व्याकरण की एक बेसिक आधारशिला होती है, जिसके बिना हम अच्छे से व्याकरण को पढ़ नहीं सकते। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्वर वर्णों के बारे में। पहले वर्णमाला में सबसे पहले अपन देखते हैं वर्ण। वर्ण कहते किसे हैं? वर्ण से मिलता जुलता एक शब्द और भी है, जिसे हम कहते हैं अक्षर। वर्ण और अक्षर को प्राय विद्वान एक मानते हैं, एक ही रूप से परिभाषित इन दोनों को करते हैं, जबकि इन दोनों में अंतर होता है। वर्ण कहते किसे हैं? वह ध्वनि जिसके हम टुकड़े ना कर सकें, उसे हम वर्ण कहते हैं। वह ध्वनि जिसके हम टुकड़े ना कर सकें, वर्ण कहते हैं। अक्षर की परिभाषा अलग होती है। अक्षर हमारे मुख के अंदर 8 मुखावयव हैं, 8 उच्चारण स्थान हैं, जिनसे ये ध्वनि हमारे मुख से बाहर निकलती है। और जब ये 8 उच्चारण स्थान जो हमारे मुख के अंदर है, इनसे कोई ध्वनि हमारे मुख के द्वारा बाहर निकलती है और बाहर निकल कर के आकाश में जब गुंजायमान हो जाती है, तो उस गुंजायमान ध्वनि को कहा जाता है अक्षर। जैसे कि हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो इस प्रकार जो ध्वनि हमारे मुख अवयवों से निकल करके आकाश में व्याप्त हो जाती है, गुंजायमान हो जाती है, उस ध्वनि को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो अक्षर और वर्ण में थोड़ा अंतर होता है। तो अब देखते हैं अपन वर्ण। वह ध्वनि जिसके टुकड़े ना कर सकें, वह वर्ण कहलाती है। वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ऐसी ध्वनि जिसके हम टुकड़े ना कर सकें, वर्ण कहलाती है। अविभाज्य ध्वनि। दूसरी, जैसे अपन इसको कह सकते हैं दूसरे रूप में, अविभाज्य ध्वनि। अविभाज्य ध्वनि अर्थात बात वही है जो ऊपर कही गई है कि वह ध्वनि जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, जिसको विभाज्य नहीं किया जा सकता है, तो वह क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। तो वर्ण वह ध्वनि जिसके हम टुकड़े ना कर सकें, या एकाट्य। तीसरी बात अपन इसको इस प्रकार में लिखा जा सकता है, एकाट्य।
एक काट के, कुछ विद्वानों ने ये परिभाषा दी, एक काट के ध्वनि वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो बात एक ही है जिसको हमने विभिन्न प्रकार से समझने का प्रयास किया है कि वह ध्वनि जिसके हम टुकड़े ना कर सकें वर्ण कहलाएगी। दूसरी बात है अविभाज्य ध्वनि, जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते ऐसी ध्वनि, वो भी वर्ण कहलाएगी। तीसरा बिंदु हमने देखा है एकाट्य ध्वनि। एकाट्य ध्वनि का मतलब जिसको काटा नहीं जा सकता है, अर्थात बात वही आती है कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, वह ध्वनि भी क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। वर्ण दो प्रकार के हुए, स्वरवर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। स्वरवर्ण जो होते हैं इनकी संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो कुल वर्ण हो गए 44। प्राय सामान्य रूप से प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है तो हमारा आंसर होगा 44। प्राय हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है तो हमारा उत्तर होगा 11। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है तो हमारा उत्तर होगा 33। एक सामान्य रूप से विभाजन है। सबसे पहले अपन अब देखते हैं स्वरवर्ण। स्वरवर्ण कहते किसे हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम स्वरवर्ण कहते हैं। स्वरवर्ण कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल स्वरवर्ण कितने हुए अपने पास? 11। ये स्वरवर्ण होते हैं। अंग और ए को स्वरवर्णों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। वे वर्ण अयोग वर्ण कहलाते हैं, उनके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। पहले ही देखते हैं ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वरवर्ण होते हैं। इनमें से भी फिर इन स्वरवर्णों को फिर आगे भी कई भागों में बांटा गया है, जिनमें ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर होते हैं ए ई उ, ए ई उ री। उसके बाद देखते हैं अपन दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर होते हैं आ ई उ, आ ई उ। ह्रस्व स्वर होते हैं आ ई उ री, 4। दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। इसके अतिरिक्त तो जो संयुक्त स्वर होते हैं, कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होते हैं, ये होते हैं ए आई ओ औ। ये 4 जो वर्ण होते हैं ये संयुक्त वर्ण होते हैं।
तो इस प्रकार जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो 4 3 7 और 4 11, इस प्रकार 11 स्वर वर्ण होते हैं, जिनमें 4 ह्रस्व होते हैं, 3 दीर्घ होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं। अब देखते हैं संयुक्त स्वरों को। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी बताइए? 4 बताइए। कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ। इनको संयुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से मिलकर के बनते हैं। जैसे कि ए बराबर आ प्लस टी, ए, और आ प्लस ए बराबर आई। आ और ई मिलकर के ए बनती है, और आ और ए मिलकर के क्या बनती है? आई। तो संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो स्वरों के मेल से इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनके बीच में दो स्वरों का मेल होता है। इसी प्रकार आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर औ। ये चारों ही संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनमें भी जब आ और उ दो अलग अलग स्वर वर्ण हैं, दोनों से मिलकर के उ का निर्माण हो रहा है। आ और ओ ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों से मिलकर के औ का निर्माण हो रहा है। प्राय प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, या कौन कौन से वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। तो एक बार पुनः एक चार्ट के माध्यम से स्वर वर्णों को देखते हैं, आसानी से समझा जा सकता है। स्वर वर्ण, स्वर वर्णों को दो भागों में बांटा है। स्वर वर्णों को सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पर ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से? आ, ई, उ, वी। ये हो गए आपके ह्रस्व स्वर। उसके बाद देखते हैं अपन दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वर हो गए अपने बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी थी टोटल? 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है टोटल? 3। और तीसरा बचा अपना संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? देखते हैं। ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या है 4। अतः कुल स्वरों की संख्या 4 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 11। इस प्रकार हिंदी में सामान्य रूप से जब हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो कुल स्वरों की संख्या होती है 11। अब किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं प्रत्येक प्रश्न का। ह्रस्व स्वर कौन कौन से, संयुक्त स्वर कौन कौन से, दीर्घ स्वर कौन कौन से। इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार मैं पुनः
रिवाइज करवा देता हूँ। वर्ण माला, वर्णों की माला, तत्पुरुष समास होता है। जिस प्रकार मंत्रों की माला होती है, उसी प्रकार एक वर्णों की माला होती है, जिसमें दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सर्वप्रथम फिर उसके बाद हमने वर्ण और अक्षर में अंतर देखा। वर्ण कहते किसे हैं? वह ध्वनि जिसके हम टुकड़े ना कर सकें, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात अकाट्य ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उस और अक्षर की परिभाषा भी हमने देखी। प्राय विद्वान जो होते हैं वो अक्षर और वर्ण को एक ही रूप में परिभाषित करते हैं, जो कि गलत है। अक्षर की जो परिभाषा है वो साफ साफ कुछ विद्वानों ने लिखी है कि वह ध्वनि जो हमारे मुख के अंदर जो 8 मुख्य उच्चारण स्थान है, उनसे जो ध्वनि हमारे मुख के द्वारा बाहर निकलती है और वह ध्वनि निकलने के बाद आकाश में गुंजायमान हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। उसके बाद हमने स्वर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा। स्वर वर्ण होते कौन कौन से हैं? 11 स्वर वर्ण हमने देखी। इसमें स्वर वर्गों के वर्गीकरण में फिर हमने देखा हिरस्व स्वर। हिरस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? ए, ई, उ, री, इनकी संख्या 4 होती है। उसके बाद फिर हमने देखा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है, आ, ई, उ। फिर हमने देखा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, ए, आई, ओ, औ। इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है, ये भी हमने देखा। इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर के बनते हैं। ए, आ प्लस ई बराबर ए होता है, और छोटा आ प्लस ए बराबर आई होता है। आ प्लस उ बराबर ओ होता है, और आ प्लस ओ बराबर औ होता है। इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। इस प्रकार 4 ह्रस्व स्वर हुए, 3 दीर्घ स्वर हुए, 4 क्या हुए? 4 क्या हुए? संयुक्त स्वर। इस प्रकार ये टोटल वर्ण जो है मिलकर के कितने बन गए? 11। तो स्वर वर्णों की जो संख्या है वो हो गई 11। अब जो हम प्राय ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ अंग है, तो ये जो हम पढ़ते हैं इसमें से 2 वर्ण हमारे पास रह रहे हैं, अंग और है। नोट लगाओ और नोट में नीचे लिखो अंग और है। अंग का मतलब होता है अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। एह का मतलब होता है विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। अंग और एह, यानी कि अंग का मतलब हुआ अनुस्वार, एह का मतलब हो गया विसर्ग। तो ये अयोग वर्ण क्यों कहलाए? क्योंकि ये दोनों ही वर्णों का प्रयोग न स्वरों के साथ होता है स्पेशली, और ना ही व्यंजनों के साथ होता है। अयोगवाद ध्वनि ना तो स्वरों में इनकी गिनती है, ना इनकी व्यंजनों में गिनती है, तो इनको अयोगवाद वर्ण कहते हैं। इनका प्रयोग अंग और अह को अयोगवाद वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, इसलिए इनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोग का मतलब हो गया
किसी के साथ योग नहीं होना, किसी के साथ योग नहीं होना। तो अंग और ए को क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि ये अयोग वहा वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोग वहा। केवल इतना ही ध्यान रखना है कि ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? अयोग वहा वर्ण कहलाते हैं।